हाँ बच्चों, कैसे हो। कल के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट को लेके, जहाँ अपन ने प्रेरणिक प्रभाव को लेके चर्चा की थी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आपको प्रॉमिस किया था कि अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस हैं। तो आज का टॉपिक है अपना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपका जो आई इफेक्ट आता है, इसके क्या क्या यूजेज आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे यूज आता है, किस तरीके से इसको डिटर्मिनेट करते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जो फैक्टर आता है वो आता है इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट आता है इसके बारे में सब कुछ डिसाइड करते हैं। इंटरमीडिएट क्या होता है वैसे तो आप जानते हो, सिंपली मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी रिएजेंट है, वो किसके कॉन्टेक्ट में आता है, एंजाइम या कैटलिस्ट के, जिससे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है और ये किस में चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो ये जो प्रोडक्ट में चेंज होने का फिनोमेना है, उससे पहले जो कैटलिस्ट और रिएजेंट की या रिएक्टेंट की या सब्सटेंस की जो रिएक्शंस होती हैं, सब्स्टिट्यूट की जो रिएक्शंस होती है सब्सटेंस के साथ, इस दौरान जो मिक्सर बनता है उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। अब जो इंटरमीडिएट जो होता है आपका, ये डिसाइड करता है, जैसे इसको अलग अलग टाइप से आप स्टडी करोगे, डिफरेंट टाइप से स्टडी करते हो। कैसे क्या स्टडी करते हैं थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इंटरमीडिएट आपको दो प्रकार के मिलेंगे, एक तो होता है होमोलाइसिस या होमोलेटिक, दूसरा आएगा आपका हेटेरोलेटिक। अब क्या यूजेज आते हैं, कैसे क्या आता है, क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लाइसिस वर्ड आएगा, होमोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस। अब क्या मीनिंग होता है इसका, क्या डिफरेंस आता है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। होमोलाइसिस, जैसे मान लो मैं एक बात करता हूँ सिंपली, कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो मैं कहता हूँ क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, वहाँ क्या होता है, जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा। इस प्रकार दो फ्री रेडिकल आपके पास मिल जाते हैं। और भी कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ H2O2, तो OOH। तो यहाँ देखो, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन कुछ इधर होगा। यहाँ पे जो एरो लगा रहा हूँ मैं, देखो वन डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, एरो में मैं कंप्लीट नहीं दिखा रहा हूँ, हाफ। तो इसका मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, एक इधर हुआ, तो कुछ इस तरीके से जैसे दो OH बन जाएगी, जहाँ एक एक फ्री रेडिकल आ गया। तो ये जो होमोलाइसिस है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, इक्वल हो रही है। तो इस प्रकार की जो आपके इंटरमीडिएटर बनते हैं, इनको बोलते हैं होमोलाइसिस इंटरमीडिएट। अगर मैं हेटेरोलाइसिस की बात करता हूँ, जैसे मान लो मैं इसमें सिंपल एग्जांपल से शुरू कर लेता हूँ। जैसे मान लो यहाँ क्लोरीन ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ क्लोरीन को, तो यहाँ आपको पता है ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया क्लोरीन को, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण यहाँ भी Cl माइनस के तौर पे फ्री होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन लेके जा रहा है बच्चों। तो ओवरऑल आपके पास दो प्रकार के इंटरमीडिएटर बनते हैं, एक तो बनता है होमोलाइसिस, एक हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस या हेटेरोलेटिक भी बोलते हैं इसको कई जगह। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम नहीं होगा। होमो का मतलब यहाँ पे कैसा होगा, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो बनता है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे बेटा कैटायंस बोलेंगे जनरली, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। तो इंटरमीडिएटर अपने को थोड़ा आइडिया लग गया है इंटरमीडिएटर होते क्या है। अब इसको किस तरीके से डिसाइड करते हैं, क्या इसका मीनिंग है, और इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ क्या रोल है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं अपन। तो ये जो टर्म्स है बेटा, ये जो आपके तीन इंटरमीडिएटर आप बार बार सुनने को मिलेंगे, तो तीनों को लेकर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो जैसे आपको पता है कोई भी न्यूट्रल एटम हो, उस पर चार्ज आने पे तीन प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं। या तो कोई भी एटम हो वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नहीं होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, या कुछ फ्री रेडिकल उसके पास प्रेजेंट होगा। फ्री रेडिकल को इस तरीके से दिखाते हो। अब अपन स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बन को लेके अपन बात करेंगे, तो कार्बोकेटाइन को ऐसे C+ से दिखाओगे, कार्बो एनाइन को दिखाओगे C- से, और कार्बन फ्री रेडिकल मतलब फ्रीली दिखाओगे यार इस तरीके से। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, कार्ब एनाइन होगा जहाँ ये नेगेटिव चार्ज होगा, एक आ जाएगा कार्ब केटाइन। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे तो सिंपल सी आपको बात है, फ्री रेडिकल। ये क्या है, फ्री रेडिकल है बच्चों। अब क्या मीनिंग है, क्या कहानी है, इस चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन के बारे में अपन समझने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से कार्बोकेटाइन्स बनता है और कहाँ मोर स्टेबल होगा। तो आप खुद से आइडिया लगा सकते हो यार, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं।
जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ सिंपल सी कहानी। जैसे मान लो ये CH3 था, ठीक है। अब इसने जैसे मान लो यहाँ से Cl रिमूव होगा तो Cl इससे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? देखो इसने Cl को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये 3 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन ऐसे आ गया, 2 हाइड्रोजन जैसे मान लो एक फ्रंट आ गया हाइड्रोजन, ये बैक हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये एक वैसे हाइड्रोजन, ये कंप्लीट आ गया है ना, ये हाइड्रोजन ऐसे आ गया। अब एक जो ऑर्बिटल्स रहेगा आपका क्या रह जाएगा? वैकेंट रह जाएगा भाई, ठीक है। ये ऑर्बिटल्स कैसा आ गया? वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल अपन शुरू कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये कार्बन था, इससे Cl को रिमूव कराएंगे तो कुछ यहाँ से Cl प्लस चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे मैं बात कर लेता हूँ, इस पर सिंपली Cl जुड़ा हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा बस। नेक्स्ट एग्जांपल में ले लेते हैं अपन इसको इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, चलो यहाँ से ये फ्री होगा। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बन गया, ऐसे ये इसके सिमिलर बनाया है, ये इसके सिमिलर। ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई Cl ये जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब इस कार्बोकेटाइन की बात करूँ, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो एक प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ से 2 तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, यहाँ से यहाँ 3 जगह से आएंगे, तो यहाँ आई इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है। जहाँ आई इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको पता है, सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 3 डिग्री, फिर देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, इस तरीके से कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो जहाँ भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात आएगी, डिग्री मैक्सिमम होने पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है बच्चों। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देखनी है आपको, उतनी ज़्यादा डिग्री को देखिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इस तरीके से, जहाँ पे आप और बेटर क्लियर कर सको इन चीज़ों को। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करूँगा एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू, 1 2 3, इसका नाम दे देता हूँ मैं A, देन B, देन C। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार्बोकेटाइन को लेके, अलग अलग एग्जांपल बना लेता हूँ। एक ये बना लिया, एक यहाँ पे कार्बोकेटाइन दिखा रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे कार्बोकेटाइन। तो इस कार्बोकेटाइन की डिग्री देखोगे आप, देखो 1 2 3 कार्बन से अटैच है 3 डिग्री, ये 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो आपको जनरली आइडिया लग गया है कि सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी, देन इसकी। ये एक सिंपल सा लॉजिकल फंडा है, जहाँ पे आप डिग्री लगाओ कार्बन की और तुरंत बता सकते हो। जहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की बात आती है तो वहाँ डिग्री मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, लेट्स क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ भी प्रेजेंट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ भी प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे कार्बोकेटाइन जो होता है, कैटाइन जो होता है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है। क्या होने लगता है? अनस्टेबल होने लगता है। कैसे? देखो एक दो एग्जांपल यहाँ भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ भाई, इधर यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, एक बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या आ चुका है? ये 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पहले भी बताया मैंने। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। जैसे मान लो बात करता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अगर नोटिस करते हो, सॉरी यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशंस होगी कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स आने लग गए, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा आ रहे हैं, तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए पॉजिटिव चार्ज उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका ऑर्डर आ जाएगा। तो ये थी बातें अपने कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को लेके। तो कार्बोकेटाइंस स्टेबिलिटी के 2 फिनोमेना आप देख सकते हो, एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग बता सकते हो, या दूसरा एज यूजुअल आप पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो होप आ गया होगा समझ में यहाँ तक। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं चलो, जिनसे आप और बेटर इनको क्लियर कर पाते हो। अब देखो यहाँ पे मैं NO2 ऐड कर दूँ, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करूँ। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला ग्रुप क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, सॉरी, इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा ना, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा काम। और कुछ इस तरीके से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात आ जाएगी। तो यहाँ पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप से ऐड होते हैं या
डिफरेंट ग्रुप से ऐड होते हैं। ओके, लेट्स क्लियर। अब बात करते हैं अपन कार्ब एनायन को लेके। तो कार्ब एनायन की क्या फिनोमेना है, क्या थ्योरी है, साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स और देखते हैं। तो अब बात करूंगा मैं कार्ब एनायन की। तो कार्ब एनायन का क्या फिनोमेना है, देखो कार्ब एनायन का मतलब आप समझो, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 आ गया, ये कार्ब एनायन बन गया। तो आप देखिए कार्बन के आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, तो एक क्या बच गया, लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर मैं नोटिस करता हूँ तो कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट तो क्या है, कंप्लीट है। लेकिन आउटर क्लास में इलेक्ट्रॉन कितने एडजस्ट करता है, 4 से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप खुद से सोचो यार, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे वो किससे ऐड होना चाहेगा, किसके पास जाना चाहेगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो जाना चाहेगा वहाँ पे जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई हो। ये किधर जाके अटैच होने की कोशिश करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या मिले, हाई मिले। कैसे, अपन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जनरली मैं इस चीज़ को पहले शो करने की कोशिश करता हूँ। देखो कार्बन है, देन 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन कुछ ऐसे जुड़ा होगा, एक बैक हाइड्रोजन ऐसे आ गया होगा, एक क्या बचा है, लोन पेयर बचा है। और ये कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज कार्बन था। ठीक है भाई। तो अब बात करूंगा मैं इसमें अटैचमेंट को लेके। तो अटैचमेंट में आप देखो यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रीच है, इलेक्ट्रॉन रीच है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बच्चों। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लेस था। तो इलेक्ट्रॉन अधिक होने पे क्या होगा, जो फिनोमेना होगा जस्ट अपोजिट फिनोमेना होगा। यानी वहाँ आपने देखा 3 डिग्री पे कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल था, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट फिनोमेना होगा, 3 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री, कुछ इस तरीके से। जैसे मैं बात कर लेता हूँ एज ए एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ 3 डिग्री पे ये नेगेटिव चार्ज, ये 2 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज की बात करूँ, एक 1 डिग्री पे। तो इसका रीजन आप खुद से सोचो यार, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे, यहाँ पे कम आएगा। यहाँ पे आप देखो खुद से आई इफेक्ट के थ्रू इन चीज़ों को समझ चुके हो। तो यहाँ पे एज इट इज ऐसे ऑर्डर आ जाएगा, 3 डिग्री से मोर देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ओके, लेट्स क्लियर। ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ पे जगह तो अभी बची हुई है। जैसे एक और बात करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम सेम है। यहाँ 2 फ्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ 2 क्लोरीन लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वहाँ स्टेबल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला एटम अटैच हो। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कार्बन के पास, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, ये डोनेट करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट किसे करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो। तो यहाँ फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एज कम्पेयर टू क्लोरीन ज़्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच तो सेम है दोनों में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपका जो कार्ब एनायन है वो मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C ट्रिपल बॉन्ड C है, एक C ड्यूअल बॉन्ड C है, एक C सिंगल बॉन्ड C। यहाँ एनायन है, यहाँ एनायन है, यहाँ एनायन है। देखो इधर वाले कार्बन पे दिखा दो, कोई बात नहीं। अब आप देखो यहाँ पे मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सा कार्बन एनायन ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। सीधी सी बात सोचिए आप, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। कम कब कर पाएगा, जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाली स्पीसीज हो। और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करती है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या मिलती है, हाई। तो इसका मीनिंग आपको इतना आइडिया लगाना है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है उस पर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा किस पे स्टेबल होगा, तो आप खुद से आइडिया लगाओ बेटा। यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp2 है, यहाँ sp3। यहाँ s परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ 50% है, यहाँ 33.33% है, ये 25%। तो s परसेंटेज जहाँ हाई होता है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, यहाँ En ज़्यादा होगी, यहाँ En और कम होगी। तो जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है भाई, वहाँ पे आपका कार्ब एनायन स्टेबल हो जाता है। रीजन, अगर रीजन कोई पूछे तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, एस परसेंटेज होगा किसी भी कार्बन्स के लिए, तो वहाँ पे एस परसेंटेज ज़्यादा होने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वहाँ इलेक्ट्रॉन रीच जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले स्पीसीज से ऐड होना पसंद करेगी। और यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण यहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा कौन, आपका कार्ब एनायन। ओके बच्चों, लेट्स क्लियर।
अब बात करेंगे एक और एग्जांपल जहां अपन फ्री रेडिकल्स को लेके थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको कुछ लॉजिक्स और क्लियर हो जाए। फ्री रेडिकल्स की क्या कहानी है, इसको कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा अपन एज इट इज़ देख लेते हैं, जहाँ पे आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसमें क्या फिनोमेना होता है, कहाँ से शुरू होता है आपका फ्री रेडिकल्स। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ यहाँ पे CH3 आ गया और इस पे एक फ्री रेडिकल दे रखा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए देखो, यहाँ पे कार्बन के आउटर क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन्स में एक फ्री रेडिकल्स की फॉर्म में 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, तो 4 3 7 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है कार्बन का। तो इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज है या डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो एज लाइक ये बिहेव करेगा कार्ब केटाइन की तरह, कार्ब केटाइन नहीं होता है लेकिन बिहेव करेगा। यहाँ देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड है। जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है वहाँ पे क्या हो जाती है, पैरामैग्नेटिक नेचर। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर। इन सब के बाद में और बात करते हैं फ्री रेडिकल्स में क्या होता है, कैसे ब्रेक होता है। मैंने पहले बता दिया था, जो कुछ डिसाइड होता है वो बॉन्ड ब्रेकिंग पे डिपेंड करता है बेटा, बीबी पे डिपेंड करता है। अगर बीबी में होमोलाइटिक हुई तो यहाँ पे बनेगा बेटा फ्री रेडिकल, होमोलाइसिस हुआ तो, और बीबी में अगर बेटा हेटेरोलाइसिस हुआ तो यहाँ पे बनता है बेटा केटाइन या एनाइन। ओके, इसको हेटेरोलाइसिस भी बोलते हैं, जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया था बीबी को लेके, बॉन्ड ब्रेकिंग या ब्रेकिंग बॉन्ड। ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग, लेट्स क्लियर। अब क्या फिनोमेना है इस चीज़ को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 में मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ तो हाइब्रिडाइजेशन 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आपके सिग्मा बॉन्ड, दूसरा लोन पेयर, नो की फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर 0। sp2 है तो ज्योमेट्री कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, लेट्स क्लियर। अब देखो कैसे होगी ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये कोई कार्बन है जिससे एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐसे एक इसके बैक आ जाएगा। ओके, तो यहाँ एंगल ऐसे 120 आएगा, एक क्या बच गया, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को आप एक कार्बन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे। ओके, तो ये कैसी स्पीसीज है भाई, वापस देखो एज लाइक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाली स्पीसीज है। इससे पहले आपने कार्बेनाइन रीड किया तो वो कैसा था, इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज। इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्स है, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना था, इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है। ये एज लाइक बिहेव करेगा आपके कार्ब केटाइन की तरह, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। तो सेम फिनोमेना काम करेगा, जैसे वो वहाँ पे आपने देखा, जैसे मान लो मैं एक 3 डिग्री पे फ्री रेडिकल बनाता हूँ, एक 2 डिग्री पे बनाता हूँ, एक बनाता हूँ बेटा 1 डिग्री पे। तो आपको याद होगा कि जितनी डिग्री हाई थी वहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो एज इट इज़ सेम रूल फॉलो करेंगे। बाकी चीज़ें वही जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमेना था या हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना था, सेम तरीके से अप्लाई होगा और इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आई होप आज के वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा, आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या, सॉरी, इसके एप्लीकेशंस आज आपने स्टडी किया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में अपन एक बार फिर से डिस्कस करेंगे कोई भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।